गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। देखिए हम चैप्टर फर्स्ट के 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लघु उत्तरात्मक जो आपके पेपर में 3 मार्क्स में आ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर रहे थे। उसमें से 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ से जनसंख्या परिवर्तन तथा आर्थिक विकास में क्या संबंध है, व्याख्या करनी है आपको। विकास सबसे उत्तम गर्भ निरोधक है, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए क्या कहता है कि जो जनसंख्या का परिवर्तन है और आर्थिक विकास दोनों में आपसी संबंध क्या है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए विश्व जनसंख्या का विकास बढ़ती हुई जनसंख्या के विकास दर का प्रतिपादक है। देखिए विश्व जनसंख्या जो बढ़ रही है वो जनसंख्या दर जो जनसंख्या के विकास दर का प्रतिपादक है। विकसित देशों में पहले मृत्यु दर में कमी हुई, फिर जन्म दर में भी कमी हुई, जिनसे की वजह से जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आई है। देखिए मृत्यु दर जो है उसमें भी कमी आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जन्म दर में भी कमी आ गई, बर्थ रेट भी यहाँ पर कंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आ गई या जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया गया। यह प्रक्रिया जनसंख्या परिवर्तन कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या परिवर्तन कहेंगे। देखिए आपसे पूछा है ना कि जनसंख्या परिवर्तन तथा आर्थिक विकास में क्या संबंध है, तो संबंध दर्शाने से पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको डिफाइन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो होता क्या है। जब हमें उस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा तो हम उसको एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ उनकी मांगें और आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। यदि जनसंख्या बढ़ जाती है तो जो लोगों की डिमांड्स हैं और जो नीड्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी, और जनसंख्या बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ जाती है। राष्ट्रीय आय के घटने से प्रति व्यक्ति आय और उसी के अनुरूप जीवन स्तर जो है वह घटता बढ़ता रहता है। देखिए यदि जनसंख्या बढ़ी है तो लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी और पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जीवन का जो अनुरूप है वह जनसंख्या के साथ घटता बढ़ता रहता है। कम आय से वस्तुओं की मांग पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यदि इनकम कम होगी तो वस्तुओं की जो मांग है वह भी घट जाएगी, जिससे विकास जो है वह अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध मतलब वहीं पर रुक जाता है। यदि जनसंख्या स्तंभ है, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो संसाधनों का उचित उपयोग होगा और जीवन स्तर बढ़ेगा, मतलब कंट्रोल कर लिया जाए तो जीवन की जो जीवन लाइफ की जो लेवल है वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकेगा। विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या के कारण आज भी गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी और जैसी समस्याओं से जूझ रही हैं। देखिए विकासशील देशों की जब मैं बात करती हूँ तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो तीव्र रूप से बढ़ रही है, ठीक है। और उससे वहाँ पर काफ़ी समस्याएं देखने को आ रही हैं, जैसे वो दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहे हैं, या कुपोषण की समस्याएं या बेरोजगारी की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या की वृद्धि कम होती चली जाती है, इसलिए कहा गया है कि विकास सबसे उत्तम गर्भ निरोधक है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको। तो ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था आपके सामने, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए विश्व में जनसंख्या घनत्व असमान क्यों है। कहीं पर बेटा कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं पर कम है, तो उसका एग्जैक्टली रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व के 60% से अधिक जनसंख्या रहती है। यह जनसंख्या विश्व के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग उपयोग करती है। एरिया इन्होंने कितना ऑक्यूपाई किया है, 20%, और पॉपुलेशन कितनी एग्जिस्ट करती है, 60% यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। विश्व की 40% से कम जनसंख्या विश्व के लगभग 80% क्षेत्रफल निवास करती है। इसका कारण है विश्व में जो जनसंख्या घनता है वो असमान है। जनसंख्या की विशालता और इसके अत्यधिक ग्रामीण स्वरूप के अतिरिक्त नर जातियाँ यहाँ पर विविधता है। तीव्र वृद्धि दर और जनसंख्या का असमान वितरण अन्य पक्ष हैं जो देश की सामाजिक, आर्थिक और विकास की प्रक्रिया और गति को धीमा कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना यहाँ से। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पहले भी 2017 में आया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले राजनीतिक कारक। बेटा ऑलरेडी जब मैंने आपको लार्ज क्वेश्चन करवाया था, देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर जब मैंने टेक्सचुअल्स क्वेश्चन करवा दिए थे उस ड्यूरेशन में मैंने आपको ये पॉलिटिकल फैक्टर करवाए थे, ठीक है। यही आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। प्रवास दो तरीके का होता है, उत्प्रवास जिसे आप एमिग्रेशन भी बोल सकते हैं और अप्रवास इसे आप इमिग्रेशन भी बोल सकते हैं। उत्प्रवास के द्वारा मनुष्य अपने प्रदेश से दूसरे स्थान को जाते हैं, जैसे यूरोप के मनुष्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि गए हैं। जिन प्रदेशों में कोई भौतिक प्रकार का कष्ट हो, जैसे कि जलवायु, बाढ़, सूखा और जीवन निर्वाह की अन्य कठिनाइयाँ, सामाजिक अर्थात आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो, उन स्थानों से मनुष्य बाहर की ओर स्थानांतरण कर लेते हैं। ठीक है, उत्प्रवास एमिग्रेशन किसे कहा जाता है? ये एक मनुष्य यहाँ रह रहा है और किसी भौगोलिक रीज़न की वजह से यहाँ से ये चला जाता है या किसी आर्थिक या सामाजिक कठिनाई को महसूस करता है, तो उस स्थान को छोड़कर यह किसी अन्य स्थान पर निवास करता है, तो उसे क्या कहा गया है? उत्प्रवास कहा गया है। ठीक है, अन्य स्थान पर जाकर बस जाएगा तो उसे उत्प्रवास एमिग्रेशन कहा गया है। अप्रवास देख लेते हैं। अप्रवास के द्वारा बाहरी स्थानों से मनुष्य किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस आदि देशों से मनुष्यों का प्रवास होता है। ठीक है, जिन देशों में जीविका निर्वाह की सुविधाएं प्रचुर मात्रा में होती हैं, वे बाहर से मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कभी कभी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं के कारण भी बाहरी क्षेत्रों से प्रवास होता है। ठीक है, जैसे इसने एग्जाम्पल क्या दिया है? कोई भी क्षेत्र यदि अपनी सुविधाओं से किसी व्यक्ति को आकर्षित करता है तो उसको क्या कहा गया है? अप्रवास कहा गया है, इमिग्रेशन कहा गया है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या की वृद्धि दर की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जनसंख्या की वृद्धि दर की प्रवृत्तियां जो हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? 4 प्रवृत्तियां हैं। एक प्राकृतिक है, एक रियल वास्तविक है, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव ग्रोथ रेट है एंड फोर्थ इज़ द नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्राकृतिक क्या कहते हैं? 2 समय बिंदुओं में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंसेस आ रही हैं उनकी जो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक वृद्धि दर किसकी इक्वल होती है बेटा? जब जन्म दर ज़्यादा होती है, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। क्लियर हो गया? वास्तविक वृद्धि दर क्या होती है? इसमें जनसंख्या की जन्म दर व मृत्यु दर के साथ साथ अप्रवास और अप्रवास की भी गणना की जाती है। अर्थात वास्तविक वृद्धि दर क्या होती है? जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस अप्रवासी माइनस उत्प्रवासी। उत्प्रवासी जो यहाँ से छोड़कर इस जगह को चले गए हैं, अप्रवासी जो यहाँ पर आकर बस गए हैं। और जन्म दर और मृत्यु दर बेटा आप समझते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? रियल ग्रोथ रेट कहेंगे। अब पॉजिटिव ग्रोथ रेट क्या होती है? धनात्मक वृद्धि दर तब होती है जब 2 समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों के लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर रहे हों। देखिए एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बर्थ रेट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डेथ रेट। ठीक है, डेथ रेट से ज़्यादा हो, या कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर स्थायी प्रवास करें तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर बेटा धनात्मक पॉजिटिव कहेंगे। ठीक है, वेयर बर्थ रेट इज़ ग्रेटर देन डेथ रेट। क्लियर टू यू? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऋणात्मक वृद्धि दर। यदि 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। जैसे आपने 2011 में जो जनसंख्या देखी थी इंडिया की, ठीक है, और वहीं जब हमारा सेंसस नेक्स्ट कब आएगा बेटा? 2021 में। हमारा सेंसस कब आता है? एवरी आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, तो जब यहाँ पर 10 ईयर्स के बाद जब हमारा नया सेंसस आएगा और यदि हम उसमें देखें हमारी पॉपुलेशन क्या हो गई है? डिक्रीज़ हो गई है, तो उसमें हम क्या कहेंगे उसको? कि देयर इज़ नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, और ये ऋणात्मक वृद्धि दर एक बार ऐसा हुआ भी था कि हमारी जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। एंड व्हाट आर द एग्जैक्टली रीज़न बिहाइंड दिस? देखिए 1914 से 1918 1914 से 1918 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ था।
कुछ महामारी भी उस समय पे आई थी, ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई थी, डेथ रेट इंक्रीज़ हो गई थी, और वहाँ हम कह सकते हैं कि जो वृद्धि दर है वो कैसी थी, हमारी ऋणात्मक थी। क्लियर हो गया। आपको यहाँ पर क्या बताना था, जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो आपने उल्लेख किया 4 तरीके से बेटा, नेचुरल ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट एंड पॉजिटिव ग्रोथ रेट, नेक्स्ट इज नेगेटिव ग्रोथ रेट। क्लियर टू यू? ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में न्यून, न्यून का विरल, विरल का मतलब क्या होता है, कम। काफ़ी जगह पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है बेटा, तो आप देखिए विरल का मतलब होता है कम। विश्व में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों का वर्णन करें। जहाँ पर कम जनसंख्या है उन क्षेत्रों का वर्णन यहाँ पर करना है। तो देखिए जहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं जीवन यापन के लिए, वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी कम पाई जाती है। और ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम निम्नलिखित रूप से जो क्षेत्र सम्मिलित हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल कौन सा होता है, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, जैसे कि सहारा मरुस्थल, कालाहारी, अटाकामा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अरब है, थार है, सोनेरेन मरुस्थल। इन क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा के कारण जल की कमी है और जनसंख्या भी क्या है, विरल है, काफ़ी कम है। अति शीत क्षेत्र, जो काफ़ी ठंडे क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र कौन से हैं बेटा, ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जो आपका पोलर रीजन है वो वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि कनाडा का उत्तरी भाग है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया का उत्तरी भाग है। साइबेरिया कौन सा रीजन है, रशिया का रीजन है। साइबेरियन रीजन का नॉर्थ वाला पार्ट और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ अंटार्कटिक महाद्वीप। इन क्षेत्रों में तापमान कम है तथा फसलों के लिए वर्धन काल छोटा होता है। अंटार्कटिक महाद्वीप तो बिल्कुल ही जन विहीन है, ठीक है, यहाँ पर तो जीवन संभव ही नहीं है। क्लियर हो गया इतना। जो काफ़ी ठंडे प्रदेश हैं वह जलवायु हमारे लिए अनुकूल नहीं होती और ऐसी परिस्थितियों में जीवन भी संभव नहीं है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र जो हमारी भूमध्य रेखा, जैसे कि हमारा ये ग्लोब है, तो ये बीच में से हमारा विषुवत वृत्त बोल सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। तो इस क्षेत्र की जब हम बात करें तो यहाँ देखेंगे इसमें दक्षिणी अफ्रीका का अमेजन बेसिन तथा अफ्रीका का जायरे बेसिन सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा तथा तापमान दोनों के दोनों बेटा अधिक हैं, जिससे घने वन उगते हैं जिन्हें पार करना कठिन होता है। यह जलवायु मरुस्थल के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये छोटे क्वेश्चंस में आपके टेक्सचुअल्स में भी हैं। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के बेटा 3 घटक होते हैं। एक होती है बर्थ रेट, ठीक है, एक होती है बर्थ रेट, एक होती है डेथ रेट और एक होता है बेटा माइग्रेशन, ठीक है। इसमें बर्थ रेट जन्म दर, डेथ रेट मृत्यु दर और माइग्रेशन क्या है, प्रवास है, ठीक है। तो देखिए प्रजननशीलता भी आप इसे बोल सकते हैं। प्रजननशीलता से तात्पर्य है स्त्री द्वारा पूरे समय बाद किसी समय विशेष में जीवित जन्म देने वाले बच्चों की संख्या से है। कुछ स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता तो होती है परंतु प्रजननशीलता नहीं होती है। किसी देश की जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने में प्रजननशीलता महत्वपूर्ण कारक है। यदि प्रजननशीलता मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। देखिए शिशु का यदि प्रजनन ज़्यादा होता है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है और डेथ रेट मृत्यु दर कम होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहेंगे कि वहाँ की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होगी। इसके विपरीत प्रजननशीलता से मृत्यु दर अधिक होने पर जनसंख्या में कमी हो जाती है। और यदि मृत्यु दर अधिक हो जाए तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी बेटा, यहाँ पर जनसंख्या में कमी आ जाएगी। ऐसे ही हम मृत्यु दर के बारे में बात करते हैं।
जन्म की तरह मृत्यु भी एक सुनिश्चित घटित होने वाली महत्वपूर्ण जैविक घटना है। जैसे हम कहें कि जो बर्थ है, जन्म है, वो एक जैविक घटना है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसी तरीके से डेथ भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक घटना है। सन 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मृत्युता की दी गई परिभाषा के अनुसार जन्म के बाद जीवन के सभी लक्षणों का स्थायी रूप से समाप्त हो जाना मर्त्यता कहलाता है। ठीक है, अब प्रवास की बात करते हैं। जब मनुष्य अपने जन्म स्थान या अपने आवास के स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर वास करता है तो उसे प्रवास कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, युगों से ही मानव वर्गों का प्रवास होता आ रहा है। मानव जातियाँ आदिकाल से ही अपने उद्गम प्रदेश के बाहर प्रवास करती हैं। ऐतिहासिक काल में भी पृथ्वी के विभिन्न भागों एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव वर्गों का प्रवसन होता रहा है। इसी जनसंख्या का स्थानांतरण या प्रवास कहते हैं। स्थानांतरण या प्रवास मात्र स्थान परिवर्तन ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय तत्वों को समझने का आधार भी है। यह सामाजिक और आर्थिक पक्षों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण में क्या अंतर है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है और जनसंख्या वितरण क्या है, दोनों में हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। तो देखिए, किसी स्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व क्या होती है, एक रेशो होती है, एक अनुपात होता है। और जनसंख्या वितरण की प्रकृति जो है वह स्थिति के अनुसार होती है। जनसंख्या वितरण को उसके घनत्व द्वारा अधिक सुचारू ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। जनसंख्या वितरण का प्रारूप जो है वो उस क्षेत्र के अनुसार ही होता है। घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वितरण को व्यक्त करने के लिए कोई इकाई नहीं होती है। क्लियर हो गया। आज आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस जितने मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। 1 2 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन, दिस इज 3rd 4th, ठीक है, एंड 5th, दिस इज 6 एंड दिस इज 7 और 7 और 8। टोटल आज आपने 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन किए हैं। 8 के 8 क्वेश्चन आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गए आपको ये क्वेश्चंस।